दोस्तों आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज हम गणित का एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अंक गणित, जिसको आप अरिथमेटिक बोलते हैं। और ये जो पार्ट है वो कौन सी एग्जाम के लिए उपयोगी है? तो एसएससी प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और एसएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है, जीडी हो चाहे आपकी एसएससी सीजीएल हो या 10+2 हो, उसमें आपके काम में आएगा। और साथ में जो स्टेट लेवल की एग्जाम है जैसे पुलिस, पटवार और जो टीचर एग्जाम है, उनमें जहां पर भी आपके औसत टॉपिक है या एवरेज टॉपिक लिखा हुआ है, वहां पे ये आपके काम में आने वाली है। आपने आज तक औसत पढ़ा होगा, लेकिन आज की क्लास में आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसके बाद में औसत से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कितना भी टफ हो, किसी भी लेवल की एग्जाम का सवाल हो, चाहे नॉर्मल लेवल का हो, चाहे टफ से टफ एग्जाम का सवाल हो, आप औसत का सवाल सरल कर लोगे। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्षेत्र मिति में माध्य, माध्यिका और बहुलक हम पढ़ते हैं, तो वहां पे गणितीय माध्य में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें भी आपके औसत टॉपिक काम में आने वाला है। तो बने रहिए इस क्लास के साथ में और एंजॉय कीजिए इस क्लास का। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि औसत का अर्थ क्या होता है, अर्थात मीनिंग क्या है औसत का। तो औसत या एवरेज आप किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा कि आपकी जो बाइक है उसका एवरेज क्या है। तो हम जानते हैं बाइक का जो एवरेज है वो 50 किलोमीटर प्रति लीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड उसकी होती है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति लीटर का मतलब है कि आपकी जो बाइक है उसने जो एवरेज दिया है पेट्रोल का, वो 50 किलोमीटर प्रति का मतलब होता है 1 लीटर, अर्थात 1 लीटर में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब ये औसत आया कहाँ से और इस औसत का मतलब क्या होता है? तो हो सकता है कई बार आपने बाइक ऐसी जगह पर चलाई जहां पे सीधी सड़क थी, जैसे हाईवे है, तो उस हाईवे पे आपने बाइक चलाई, तो आपकी बाइक ने 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यही बाइक आपने बाजार में चलाई, तो जहां मार्केट में चलाई तो आपको बार बार गियर चेंज करने पड़े, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करना पड़ा, कई बार ब्रेकर आ गए, कई बार सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो आपको कभी धीरे कभी तेज बाइक को चलाना पड़ा। आपने यहाँ पे देखा कि 1 लीटर में 40 किलोमीटर दूरी तय करी। अब इसी बाइक को आपने नॉर्मल किसी गांव की सड़क पे चलाया जहाँ पे कच्ची सड़क है और वहां पे ज्यादा ब्रेकर वगैरह नहीं थे, तो बाइक ने 50 किलोमीटर का एवरेज दिया, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपने 3 अलग अलग जगहों पर आपकी बाइक में 1-1 लीटर पेट्रोल डाल के और दूरियां तय की, तो आपने देखा कि भाई ये जो औसत है वो कितना आएगा, तो इन तीनों के बीच का कोई मान आएगा। तो आपने नॉर्मली गणित लगाई और 60 को, 40 को और 50 को जोड़ा और जोड़ के देखा कि तीनों का जोड़ हो गया 150। उसमें 3 जगह आपने चेक किया है, तो 3 का भाग दिया और आ गया 50, और आप बोल देंगे कि आपका जो औसत रहा है बाइक का वो 50 किलोमीटर प्रति लीटर का रहा है। लेकिन आज के बाद में आपको ऐसा नहीं करना है। ये नॉर्मल था कि हम पढ़ते थे औसत बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या होती है, लेकिन अब ये तरीका हमें काम में नहीं लेना। हमें डायरेक्ट तरीका क्या काम में लेना है? तो सबसे पहले हम औसत का अर्थ समझ लें, उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राशियों को जोड़ना पड़ता है। आप बिना जोड़े ही, बिना टाइम खर्च किए ही इसका औसत ज्ञात कर सकते थे। तो सबसे पहले हम औसत का मीनिंग समझते हैं। तो औसत का मीनिंग होता है, देखो, कि जब अलग अलग राशियां दी गई हो, उदाहरण के लिए एक टंकी है पानी की और इसमें मान लीजिए 60 लीटर पानी था, और दूसरी टंकी इसके पास में ही है और इसी के लेवल पे रखी हुई है, मतलब जिस छत पे ये टंकी है उसी छत पे ये टंकी है, और इसमें 50 लीटर पानी है। तो इसमें 60 लीटर पानी था, उसका यहाँ तक का लेवल था, इसमें यहाँ तक इसका लेवल है, और एक तीसरी टंकी और रखी हुई है और इस टंकी में जो पानी है वो 40 लीटर है। तो 40 लीटर पानी है वो यहाँ तक है। आपने क्या किया, आप छत पे गए और छत पे जाके इन तीनों टंकियों के छेद निकाल दिए, लेकिन साथ में आपने क्या किया, छेद निकालते ही यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दी और इस दूसरी टंकी के छेद से मिला दिया, मतलब इन दोनों टंकियों को आपस में एक पाइप से आपने मिला दिया। उसके बाद में एक छेद यहाँ किया, एक छेद यहाँ किया और इन दोनों को भी पाइप के माध्यम से आपस में जोड़ दिया।
जैसे ही आप जोड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, आप सब जानते हैं कि इस टंकी में जो पानी है वो ज्यादा है तो वो कम की तरफ बहेगा। तो पानी का एक सिद्धांत होता है ज्यादा से कम की तरफ बहना, तो ये ज्यादा से कम की तरफ बहेगा और थोड़ी देर बाद में ऐसा होगा कि तीनों टंकियों में जो पानी का स्तर है वो बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर होके कितना होगा ये भी आपको चलो बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस बीच वाली टंकी को देखूं, इसमें पानी है 50 लीटर, बीच वाली टंकी में पानी है 50 लीटर। अब इस 50 लीटर से ये 10 ज्यादा है और इस 50 लीटर से ये 10 कम है, इसका मतलब इनमें 10-10 का अंतर है। और तीनों जो राशियां हैं वो घटते क्रम में है, जैसे 60, 50 और 40। इस साइड से देखें तो बढ़ते क्रम में है 40, 50 और 60। तो तीनों के बीच का जो अंतर है वो समान है। तो जो बीच वाली राशि है मतलब बीच वाली टंकी है उसके बराबर पानी सब में हो जाएगा। इसमें देखो 10 लीटर ज्यादा था तो वो 10 लीटर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, क्योंकि इसमें 10 लीटर पानी कम है। तो इससे 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, 50 लीटर बचेगा। और वो 10 इसमें चला जाएगा तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसमें पहले से कितना है, 50। जैसे ही तीनों में पानी बराबर हुआ तो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और आप कहेंगे कि तीनों टंकियों में बराबर बराबर पानी हो गया है। और मैं कहूंगा कि इनका औसत आ चुका है। तो औसत क्या है, अलग अलग राशियों में जब साम्यता आ जाए मतलब समानता आ जाए तो वो कंडीशन है, वो औसत की कंडीशन होती है। अब आप किसी भी एक टंकी में चेक कर लो, आप इसमें देखेंगे तो भी आपके पास में औसत मान आ जाएगा। आप इस टंकी में पानी देखेंगे तो भी औसत है और इस टंकी में पानी देखेंगे तो भी औसत है। तो औसत का मतलब हुआ कि अलग अलग राशियों को इकट्ठी करके जब बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक के हिस्से में जो आता है वही औसत कहलाता है। अब यहाँ पे औसत ज्ञात करने का सीधा तरीका क्या है कि जो बीच वाली राशि है वही औसत है। अब आओ इस सवाल पे वापस, 60 है, 40 है और 50 है, तीनों में बीच वाली संख्या कौन सी है, 50। भाई 40, 50, 60 बढ़ते क्रम में है तो बीच में कौन आया, 50, तो औसत भी क्या हो जाएगा, 50। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में अलग अलग पेड़ है और ये पेड़ सूखे हुए हैं, या मान लीजिए बांस का डंडा है और ये जो बांस का डंडा है वो 10 फीट का है, अगला जो बांस का डंडा है वो 11 फीट का है, उससे अगला है वो 12 फीट का है, उससे अगला है वो 13 फीट का है और उससे अगला जो डंडा है वो 14 फीट का है। अब मैं आपको पूछूं कि भाई इनका औसत मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 10 से 11, 12, 13, 14 सब में अंतर कितने का, एक एक का अंतर है और राशियां बढ़ते क्रम में है। तो जो बीच वाली राशि है वही इसका औसत हो जाएगा। औसत कितना होगा, 12। अब ये कैसे हुआ प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो बीच वाली राशि को तो ऐसा ही पड़ा रहने दो। अब इससे देखो कि ये राशि कितनी ज्यादा है, तो 13 कितना ज्यादा है, एक यहां से काटो और इसमें 11 वाले में जोड़ दो। जैसे ही 11 वाले में जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। इसको यहां से हटा दोगे तो ये भी कितना बचेगा, 13 में से एक हटा दोगे तो 12 बचेगा। अब ये जो 14 है वो कितना ज्यादा है, 12 से 2 ज्यादा है, तो यहां से कट लगाओगे और वो किस में जोड़ोगे, 10 वाले में। 10 में 2 जोड़ा तो ये भी कितना हो गया, 12। और 14 में से 2 काट दिया तो ये भी कितना बच गया, 12। सबको आपस में बराबर होने के बाद में करने के बाद में प्रत्येक का मान कितना आया, 12 फीट, इसका भी 12 फीट, इसका भी 12 फीट और ये भी 12 फीट। तो सारे मान 12-12 फीट हो गए। तो कोई भी एक राशि आप ले लो, चाहे पहले वाली ले लो, दूसरी ले लो, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो आपको अच्छा लगे अच्छी सी देख के एक को सिलेक्ट कर लो और वही आपका क्या होगा, औसत हो जाएगा। आपके पास में औसत आ गया 12। अब औसत का अर्थ तो समझ में आ गया होगा आपके कि अगर अलग अलग राशियां दी गई हो तो सबसे पहले उनको इकट्ठी कर लो और उसके बाद में बराबर बराबर बांट दो, तो प्रत्येक के हिस्से में जितना आए वही औसत कहलाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, क्योंकि जिसके औसत का अर्थ समझ में आ जाएगा, आधी प्रश्नावली तो उसको समझ में डायरेक्टली आ जाएगी और बाकी बची जो आधी प्रश्नावली है वो हम सवाल के माध्यम से सोल्व कर लेंगे। देखो मैं इतना आपको कह सकता हूं कि औसत की ये सारी क्लासें अगर आप पढ़ लोगे, पूरी प्रश्नावली मेरे से पढ़ लोगे, तो आप कोई सी भी एग्जाम दे दो, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा। सारे सवाल यहीं से होंगे और आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि सवाल ऐसे आएंगे जो आप कर लोगे। तो देखते हैं, देखो एक उदाहरण और। मान लीजिए क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। अब कोई विद्यार्थी उसकी जेब में 50 रुपए हैं, किसी विद्यार्थी की जेब में 100 रुपए हैं,
किसी विद्यार्थी की जेब में 2,000 रुपए है, किसी विद्यार्थी की जेब में 1,000 रुपए है। तो मैंने क्या किया, 50 विद्यार्थियों को कहा कि भाई आप सारे लोग यहाँ आओ और आपके पास में जितने भी रुपए हैं वो इस बक्से में डाल दो। ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में आप पैसे डाल दो। आप अपने अपने पैसे निकालोगे और इस बॉक्स में डाल दोगे। किसी ने 50 रुपए डाले, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 2,000 रुपए, किसी ने 500 रुपए डाले। और जैसे ही मैं देखूंगा कि इन 50 विद्यार्थियों के पास में टोटल राशि है वो 10,000 रुपए है, मैं इनको जोड़ता हूं कि 50 विद्यार्थियों के पास में टोटल जो राशि है वो 10,000 है। अब मैं कहता हूं कि भाई अब मैं सबको बराबर बराबर रुपए बांट दूंगा। तो 50 विद्यार्थी हैं, 10,000 रुपए बांटने हैं, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, 200 रुपए आ जाएंगे। तो भाई मैं क्या करूंगा, जनरली 10,000 में 50 का भाग दे दूंगा। 50 से कटेगा कितनी बार, 200 बार। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, 200। तो पहले विद्यार्थी को भी 200 रुपए मिलेंगे, दूसरे को भी 200, तीसरे को भी 200, और जो सबसे लास्ट में बैठा है 50वां विद्यार्थी, उसको भी कितना मिलेगा, 200। तो मैं कहूं कि अगर राशियों को पहले इकट्ठा कर लूं, उसके बाद में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दूं, तो प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में जितना आता है वही क्या होता है, औसत होता है। तो आज के बाद में ध्यान रखिए कि अगर राशियों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में जो राशि आती है वही औसत कहलाती है। अब इसका रिवर्स में पूछता हूं कि 50 विद्यार्थियों के पास में औसत 200 रुपए है, या ऐसे कहूं कि 50 विद्यार्थियों का औसत 200 रुपए है, तो उनके पास में कुल कितनी राशि है। तो औसत शब्द आते ही आप औसत का अर्थ क्या लिखेंगे, प्रत्येक का मान, प्रत्येक का मान। तो मैंने कहा 50 विद्यार्थियों का औसत 200 है, औसत को औसत ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, प्रत्येक का मान। तो कहेंगे 50 विद्यार्थियों में से प्रत्येक का मान कितना है, 200 रुपए। तो 50 विद्यार्थियों का कुल मान कितना हो जाएगा, तो आप गणित लगा लेंगे कि 200 रुपए 50 लोगों के पास में है, तो 50 गुणा 200 हो गए 10,000 रुपए। आप फट से बता दोगे कि भाई कुल मिला के 10,000 रुपए इनके पास में है। तो आप हेडिंग लिखेंगे औसत या एवरेज, औसत या एवरेज, और पास में लिखेंगे प्रत्येक का मान, प्रत्येक का मान। अब आप लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं। औसत का अर्थ होता है, औसत का अर्थ होता है सभी राशियों को इकट्ठा करके, औसत का अर्थ होता है सभी राशियों को इकट्ठा करके बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। फिर प्रत्येक के हिस्से को, फिर प्रत्येक के हिस्से में, फिर प्रत्येक के हिस्से में जितनी राशि आए, फिर प्रत्येक के हिस्से में जितनी राशि आए वही औसत कहलाता है, वही औसत कहलाता है। अब साइड में आप लिखेंगे औसत बराबर प्रत्येक का मान। औसत को आज के बाद में आप क्या पढ़ेंगे, औसत बराबर प्रत्येक का मान। अब जरा शुरुआत करते हैं, देखो कुछ रोचक सवाल से। लिखेंगे 5 कुर्सी, 6 टेबल, 7 फुटबॉल। 5 कुर्सी, 6 टेबल, 7 फुटबॉल का औसत क्या है। 5 कुर्सी, 6 टेबल, 7 फुटबॉल का औसत क्या है, तो बताइए क्या होगा। मैंने एक तो बताया 5 कुर्सी, 6 है टेबल और 7 है फुटबॉल, तो इनका औसत क्या होगा। ऑप्शन ए में मैंने लिखा 6 टेबल, ऑप्शन बी में मैंने लिखा 6 कुर्सी, ऑप्शन सी में मैंने लिखा 6 फुटबॉल, ऑप्शन डी में मैंने लिखा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बता दीजिए, हिंट मिल गई होगी, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि औसत हमेशा समान राशियों का ही ज्ञात किया जा सकता है। अब 5 कुर्सियां ले आए, 6 टेबल ले आए
और 7 फुटबॉल ले आए, सबको इकट्ठा किया, बराबर बराबर बांटोगे तो क्या औसत आएगा? आप ही बताइए कि 5 कुर्सियां, 6 टेबल और 7 फुटबॉल को एक जगह रख के और बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे तो कैसे बांट पाओगे? नहीं बांट पाओगे। तो यहाँ पे औसत है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 कुर्सियों को 3 लोगों में बांटोगे तो टुकड़े करने पड़ेंगे, और जो मान आएगा वो कुर्सी में भी, टेबल में भी, फुटबॉल में भी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए, औसत हमेशा समान प्रकृति की राशियों का ही ज्ञात किया जा सकता है। अगर यहाँ 5 कुर्सी, 6 कुर्सी, 7 कुर्सी होती तो उत्तर आ जाता 6 कुर्सी, लेकिन यहाँ पे सारे मान है वो अलग अलग है, इसलिए इनका औसत ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल सवाल था। अब हम शुरुआत करते हैं लेवल फर्स्ट से। लेवल फर्स्ट का मतलब है यहाँ पे टाइप फर्स्ट से। जो पहले प्रकार के सवाल है उनको मैं लिखूंगा लेवल फर्स्ट। अब इसमें देखो एक सवाल देखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे लिखता हूं 1000 का औसत क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे चलते चलते, और लास्ट संख्या क्या है? 1000। अब मैंने आपको पूछा कि इनका औसत क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे जरा बताइए। देखो, क्या हम इनको पहले जोड़े और उसके बाद में कितनी राशियां इसका भाग दे, या कोई ऐसा तरीका हो कि हम बिना पेन के इसको सोल्व कर सकते हैं? तो मैं देखो आपको औसत का अर्थ वापिस बताता हूं। मैंने कहा कि औसत होता है बीच वाली संख्या। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या होगी, कैसे पता चलेगा? तो एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यापारी आया है, और वो जो व्यापारी है वो बकरी खरीदता है, मतलब कोई कसाई है और वो बकरी खरीदता है। अब वो आपके घर पे आया बकरी खरीदने के लिए, और आपने कहा कि भाई मैं 10,000 रुपए में बकरी बेचूंगा। उस व्यापारी ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं इसके 8,000 रुपए ही दूंगा। एक बकरी है, आपने मांगे 10,000 रुपए और व्यापारी ने कितने लगाए? 8,000 रुपए। आप जिद्दी कर रहे हैं कि भाई मैं 10,000 के बिना नहीं बेचूंगा, नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा, और व्यापारी जिद कर रहा है कि भाई 8,000 से ज्यादा नहीं खरीद सकता, नहीं तो मेरे कुछ इसमें बचेगा नहीं, मुझे भी बच्चे पालने हैं, और आप कहेंगे कि मुझे भी बच्चे पालने हैं। तो आप क्या करेंगे? दोनों जिद पे अड़ जाएंगे। तभी आपका एक पड़ोसी आएगा और वो कहेगा कि क्यों झकवाद कर रहे हो भाई, सौदे को अगर तय करना है तो दोनों बीच में आ जाओ। तो व्यापारी सोचेगा ठीक है, सौदा हो जाए तो मेरे कुछ कमा लूं। आप सोचेंगे कि ठीक है, सौदा हो जाए तो ये बकरी बिक जाए, और आप इस बकरी से परेशान है। आप भी बेचना चाहते हैं और व्यापारी भी खरीदना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आप दोनों बीच में आएंगे। बीच में आएंगे तो 10,000 और 8,000 के बीच में क्या आता है? 9,000, और आप 9,000 रुपए में सौदा तय कर लेंगे। अब ये जो बीच की राशि है ये आपने कैसे ज्ञात करी? आपने फट से दिमाग लगा लिया होगा, क्योंकि बकरी बेचने में आप सभी माहिर हैं। आप तुरंत ये सौदा बता देंगे कि 9,000 में तय होने वाला है। तो क्यों ना इसको औसत में ले आए। औसत में भी तो यही है। औसत क्या है? बस यही है कि आप बीच वाली संख्या ज्ञात कर लो, वही औसत है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? देखो, इसको और इसको जोड़ा, 10,000 और 8,000 कितने? 18,000। उसका आधा कर दिया 9,000, और सौदा तय हो गया 9,000 में। वही काम आपको यहाँ पे करना है, इनका बीच का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए, बीच का जो मान है वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो प्रथम संख्या है उसको और जो अंतिम संख्या है उसको जोड़ते हैं, और उसके बाद में उसका आधा कर देते हैं, मतलब 2 का भाग दे देते हैं। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये क्या आता है? बीच का मान। और ये जो बीच का मान है वही क्या होता है? औसत होता है। अब यहां पे बीच का मान कैसे ज्ञात करें? तो देखो, एक तरीका और समझाता हूं आपको। कुछ छोटी संख्याएं लेता हूं, 5, 10, 15, 20 और 25। मुझे बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ लूं और 2 का भाग दे दूं। 5 को 25 को जोड़ा और आधा किया, 5 और 25 हो गए 30, 30 का आधा हो गया 15। देखो, बीच वाली संख्या आ गई 15। दूसरा तरीका और समझिए,
मैं दूसरी संख्या को और सेकंड लास्ट संख्या को जोड़ता हूं, इधर से दूसरी और उस तरफ से भी दूसरी, मतलब सेकंड को और सेकंड लास्ट को जोड़ता हूं और आधा करता हूं। 10 को और 20 को जोड़ता हूं, हो गया 30, उसका आधा किया तो भी आ गया 15। ऐसे ही मैं अगर तीसरी संख्या को और थर्ड लास्ट को जोड़ता हूं, आधा करता हूं, तो भी बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो आप पहली को और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, चाहे दूसरी को और सेकंड लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, या तीसरी को या थर्ड लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, बीच वाली संख्या आ जाएगी और वही आपका औसत होगा। अब जरा कोई सा भी सवाल हो, अगर इस फॉर्मेट में है कि वो बढ़ते क्रम में है और बीच का अंतर समान है, तो पहली को और लास्ट को जोड़ देना, आधा कर देना। 5 और 1000 हो गए 1005। 1005 का आधा करेंगे तो 1000 का आधा हो गया 500, 5 का आधा हो गया 2.5, 500 और 2.5 हो गए 500, 2.5 मतलब 502.5, ये हो गए 500, 2.5, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 500, 2.5 का मतलब 500 प्लस 2.5 मतलब 502.5। आ गया समझ में? तो ये है भाई औसत। अब लिखेंगे एक नोट, अच्छा सा नोट लिखेंगे और इसी नोट से आज की क्लास पूरी हम पढ़ लेंगे। एक ही तरीके से पूरी ये क्लास है वो आपसे सोल्व हो जाएगी। तो लिखेंगे एक नोट, यदि राशियां आरोही अथवा अवरोही क्रम में हो, यदि राशियां आरोही अथवा अवरोही क्रम में हो और उनके बीच का अंतर समान हो, और उनके बीच का अंतर समान हो, तो बीच वाली राशि ही औसत होती है। तो बीच वाली राशि ही औसत होती है। और फिर लिखेंगे औसत बराबर, फिर लिखेंगे औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। अब जिसके इतना समझ में आ गया उसको आगे की क्लास में कोई जोर नहीं आएगा। अब बस हमें सवाल सोल्व करने हैं, औसत का अर्थ आपके समझ में आ चुका है। तो लिखेंगे एक सवाल, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 51 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि संख्या या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़ते क्रम में है। दूसरी कंडीशन ये कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो चेक करिए इनके बीच का अंतर समान है क्या, बिल्कुल 3-3 का अंतर है सब में। तो आंख बंद करो और औसत निकालो, पहली को लास्ट को जोड़ो, आधा कर दो। 3 जोड़ा किसमें, 51 में, तो कितना हो गया 54, उसका आधा कितना 27 उत्तर। तो 3 प्लस 51 बट्टे 2, ये हो गया 54 बट्टे 2 और उत्तर कितना आ गया 27। तो इनका औसत कितना आएगा, 27 आएगा। अब ये 27 क्यों आया, क्योंकि ये 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल बीच में आएगा 27। 27 से पहले था 24, इस साइड में था 30 और आगे की संख्या थी। अब आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ लो, पहली को जोड़ लो, लास्ट को जोड़ लो, आधा कर दो, या फिर इस 27 के पास वाली 24 को जोड़ लो, 30 को जोड़ लो, जोड़ कितना हो गया 54, उसका आधा कर दो तो भी 27 आएगा। दूसरी संख्या को और सेकंड लास्ट जो कितनी है 48, 6 को 48 में जोड़ा तो आ गया 54, उसका आधा किया तो भी कितना आया 27। तो किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ लो, उसका आधा कर दो, औसत का मान आ जाता है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए संख्याएं पूरी पूरी नहीं है, अधूरी संख्याएं हैं। जैसे लिखा हुआ है 1.5, 2, 2.5 मतलब 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 डॉट 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 21.5 का औसत क्या होगा। अब अगर ये सवाल आ जाए और आप वैसे करो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तो आपको कम से कम 3-4 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि इनके बीच में अंतर कितने का है, आधे आधे का, तो
अंतर अगर आधे आधे का है तो पहली संख्या को लास्ट में जोड़ो। 1.5 और 21.5 कितने हो गए? 23। उसका आधा कर दो। 1.5 प्लस 21.5 दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, हो गए 23। 23 का आधा कितना होता है बताइए? 11.5 उत्तर। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 11.5। एक सवाल और लिखेंगे। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डॉट 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 97.9 का औसत क्या होगा? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर 2, फिर 2.1, ऐसे ये संख्या है। अब इन सब में 0.1 का अंतर है। अंतर चाहे कितने का हो, आधे का हो, पूर्ण का हो, पाव का हो, ढाई का हो, 1.5 का हो, कितने का भी अंतर हो, अगर अंतर समान है और राशियां बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है तो आंख बंद करके और टप्पा लगा देना। किस पे? पहली को लास्ट को जोड़ो, 2 का भाग दे देना। 1.1 को जोड़ना है 97.9 में, तो 97 और 1 98 हो गए और 1 99 हो गए। 99 का कर दो आधा, तो 100 का आधा 50, 99 का आधा पुण्य मतलब आधा कम हो जाएगा उससे, तो 49.5। ये लो उत्तर। बहुत ज्यादा आसान है गणित, और इसी कारण से मैं गणित पढ़ाता हूं, क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं। और जिनको नहीं समझ में आती उनके लिए बहुत ज्यादा टफ होती है, लेकिन अगर पढ़ाने वाला मेरी तरह हो, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाए, तो मैं कहता हूं गणित जितना आसान सब्जेक्ट इस धरती पे नहीं लगता मुझे। बस आप पढ़ते रहिए और सवाल सोल्व करते रहिए, आपको मजा आ जाएगा। और गणित सब्जेक्ट आप ऐसा बना लो कि कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। और एक बार गणित पढ़ लो, उसके बाद में कभी आपको जिंदगी में गणित पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपके एक सब्जेक्ट में तो 100% स्कोर हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपका जीके थोड़ा बहुत कमजोर भी है, तो भी आप अकेली गणित के दम पे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जीके में आप एवरेज नंबर ले आओ और गणित में पूरे में से पूरे नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। अब देखते हैं अगला सवाल। मेरे हर कंपटीशन एग्जाम में बस गणित का स्कोर है वो टॉप ही रहता था। लिखेंगे एक सवाल। 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 और यहां पे लिखेंगे 20.5 का औसत क्या होगा बताइए? तो वही तरीका, पहली संख्या को लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और दोनों का आधा कर देंगे। तो पहली संख्या 5.5, इसमें जोड़ा 20.5 और आधा कर दिया, टोटल कितना हो गया? 26। उसका आधा कितना हो गया? 13। आपका आंसर हो जाएगा 13। अब ये तो बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको हम ले आते हैं नंबर सिस्टम पे, औसत को हम ले आते हैं नंबर सिस्टम पे। अब जिन्होंने नंबर सिस्टम पहले पढ़ रखा है, तो एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाएं और उसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है। प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर है, वहां से लेके जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको 1 बाय 1 एक एक क्लास में मैंने अलग अलग डिटेल से पढ़ाया है। प्राकृत संख्या से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं, प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग और अन्य जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो सारे वहां पे पढ़ाए हुए हैं। तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके और वहां से अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आपकी अगर मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है, आपकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, तो एक प्लेलिस्ट है रीट लेवल 2, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जाएं, चैनल पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे ऊपर लिखा रहता है प्लेलिस्ट। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट जो बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, मतलब एग्जाम वाइज, तो आप उसमें चेक करेंगे रीट लेवल 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मेरा और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप रीट लेवल 2 में जाएं और वहां से नंबर सिस्टम पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि प्राकृत संख्याएं क्या है। मैंने यहां तक समझा रखा है कि प्राकृत संख्या जिसको पता नहीं होता है
वो देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक, इसका मतलब ये एक से शुरू होती है, फिर एक से शुरू होती है तो फिर आगे दो आएगा, फिर आगे तीन आएगा, फिर चार आएगा, पांच आएगा, ऐसे ये संख्या ऐसे बढ़ती रहती है। बताओ इससे आसान भी कोई समझा सकता है क्या? तो ये बिल्कुल जीरो लेवल है और इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। इस कारण से बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने इसमें समझा रखा है। उससे थोड़ी ठीक है तो इसमें समझा रखा है, और उससे भी ठीक है तो अभी जो बेस चल रहा है इसमें समझा रखा है। तो आते हैं हम नंबर सिस्टम पे कि प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, पूर्णांक संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड और जो अन्य संख्याएं हैं उनका औसत पूछ लिया जाए, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो लिखते हैं सबसे पहले एक सवाल लिखेंगे आप सभी। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जिनको पता है वो तुरंत एक सेकंड में उत्तर निकाल देंगे। 1 और 25 को जोड़ा 26 का आधा हो गया, 13 उत्तर बस। अब ये तो मैंने बोलना इसलिए इतना समय लग गया, आपको एग्जाम में बोलना थोड़ी है। प्रथम 25 प्राकृत संख्या, इसका मतलब एक और लास्ट में 25, 25 एक हो गई, 26 का आधा, 13 टिक लगाया, आगे बढ़े, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने वो प्लेलिस्ट से नहीं पढ़ रखा है, तो मेरा कायदा बनता है कि मैं थोड़ा बहुत तो बिल्कुल यहाँ पे भी समझाऊं। तो मैं साइड में लिख देता हूं, देखो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको प्रकृति द्वारा वस्तुएं गिनने के काम में लेने के हिसाब से हमें दी गई है। मतलब वे संख्याएं जो प्रकृति में वस्तुओं को गिनती गिनने के काम में लेते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब गिनती गिननी है तो वस्तुएं, मान लीजिए कम से कम किसी के पास में कितनी वस्तु हो सकती है? तो एक। अगर किसी के पास में कोई भी वस्तु नहीं है तो वो डायरेक्टली मना कर देगा कि भाई मेरे पास तो नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पल्सर बाइक लेके गए और पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे आपका कोई दोस्त मिल गया और आप उसमें पल्सर बाइक में केवल 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो आपका दोस्त हंसेगा और कहेगा कि भाई 50 रुपए का पेट्रोल क्यों डलवा रहा है? तो आप कहेंगे कि भाई मांगेड़ी है, मांगी हुई है, इसलिए 50 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूं। तो वहां पे क्या है कि वो बाइक आपकी नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मांगी हुई है, वो कहेंगे, वो आप उसको दिखाओगे कि ये बाइक तो मेरी है, लेकिन वास्तविकता में ये है कि वो बाइक आपकी नहीं है। आप तो दिखा रहे एक बाइक है आपके पास में, लेकिन वास्तव में कितनी है? निगेटिव में एक, मतलब वो उधार की है। वो है तो आपके पास में फिलहाल, लेकिन वो उधार ली हुई है, इसलिए माइनस में है, माइनस है। पुराने समय में हम इसी को क्या कहते थे? ये मांगी हुई है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई आपका दोस्त आया और उसने कहा कि भाई मुझे बाइक चाहिए थोड़ी देर के लिए, और आप बाइक लाके दो। आप क्या करोगे? आपके पास में बाइक नहीं है तो आप किसी दोस्त से बाइक मांगोगे और लाके उसको दे दोगे। पुराने समय में क्या होता था? आपके पास में मान लीजिए बाइक है ही नहीं, तो आप साफ साफ मना कर देते कि मेरे पास में कोई भी बाइक नहीं है, अर्थात जीरो बाइक है। अब कोई भी संख्या नहीं थी उस टाइम तो हम उसको जीरो से लिखते थे, लेकिन जब प्राकृत संख्याएं चलती थी उस टाइम जीरो की खोज नहीं हुई थी, इसलिए कुछ नहीं को हम खाली छोड़ देते थे। तो ध्यान रखना, प्रकृति में कम से कम एक वस्तु है तभी गिनती गिनेंगे, जीरो की क्या गिनती होगी? ठीक। उदाहरण के लिए मान लीजिए खेत है, एक खेत में खूब सारे कबूतर हैं और आप वहां पे जाके जोर से धमाका करते हैं तो ये सारे कबूतर उड़ जाते हैं। अब बताओ कितने कबूतर बचे? पुराने समय में कहते थे कुछ नहीं बचे, वर्तमान में कहेंगे जीरो बचेंगे। पुराने समय में जीरो का मतलब कुछ नहीं, अर्थात खाली जगह। तो जब प्राकृत संख्याएं थी तो वहां पे जीरो था ही नहीं, वहां पे कहां से स्टार्ट थी? एक से। अब याद नहीं रहे तो यहाँ से देख लेना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक। यहाँ से देख लो, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? एक। प्राकृत को जूम करेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी कितना? एक। यहाँ पे भी कितना? एक। तो हिंट आपको मिल जाएगी कि भाई प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, और वस्तुएं हैं वो पूरी पूरी होती है। ऐसे नहीं कि भाई दो आपके पास में बाइक है, ढाई बाइक है, पूरी तीन बाइक है, ऐसा नहीं होता था। या तो दो या एक या फिर तीन। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ये प्राकृत संख्याएं होती है। अब आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो पहली प्राकृत संख्या है वो कौन सी है? एक है। दूसरी कौन सी है? दो है। तीसरी कौन सी है? तीन है। चौथी कौन सी है? चार है। तो ऐसे ही एन वी प्राकृत संख्या को क्या होती है? एन। मैं कहूं 50वीं प्राकृत संख्या क्या है? 50। मैं कहूं 100वीं प्राकृत संख्या क्या है? तो 100। मैं कहूं 25वीं प्राकृत संख्या क्या है? तो 25।
अब यहाँ पे कितनी लेनी है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं लेनी है। तो प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से, तो शुरुआत कहाँ से, 1 से। पहली 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, और कितनी लेनी है गिनती में, 25। तो लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी, 25। अब इनका औसत ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पे अंतर समान है कि नहीं है, बिल्कुल समान है। और ये राशियां बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। एक में कितना जोड़ेंगे, 25, कितना हो जाएगा, 26, उसका आधा कितना हो जाएगा, 13। तो आपका उत्तर हो जाएगा 13। अगला सवाल देखते हैं कि मान लीजिए बीच में से प्राकृत संख्याएं पूछ ली जाए तो क्या करना है। तो लिखेंगे एक सवाल लिखेंगे, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बताइए क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको कहां से शुरू करना है, 51 से, और कहां तक, 100 तक। इसका मतलब कहां से शुरू करना है, 51 से, इसका मतलब 51 को शामिल करेंगे, फिर 52 को शामिल करेंगे, फिर 53 को शामिल करेंगे, और लास्ट कहां तक शामिल करना है, तो जहां तक लिखा हुआ है, 100 तक लिखा हुआ है, तो हम 100 तक शामिल करेंगे। तो लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, 100। चलिए, जिनके कंफ्यूजन रहता है कि 51 को शामिल करना है या 100 को शामिल करना है, या दोनों को शामिल करना है, या दोनों के बीच वाली संख्याओं को शामिल करना है, उनको मैं एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पे खड़ी है कैटरीना, यहाँ पे खड़ी है करीना, और यहाँ पे खड़ी है मान लो दीपिका, और यहाँ पे खड़ी है ऐश्वर्या। दो सवाल पूछता हूं आपसे। पहला सवाल, कैटरीना से ऐश्वर्या तक कितनी महिलाएं हैं। दूसरा सवाल, कैटरीना व ऐश्वर्या के मध्य कितनी महिलाएं हैं। तो देखो लिखा है कैटरीना से ऐश्वर्या तक कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी है, 1 2 3 4, आपने बता दिया 4 है। अब ये 4 आया तो क्या आपने कैटरीना को शामिल किया, क्या बिल्कुल किया, और ऐश्वर्या को शामिल किया, क्या बिल्कुल किया। तो जब लिखा हो से, तो कहां से शुरू करना है, जहां से लिखा हुआ है। कैटरीना से लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां से शामिल करना है। कहां तक गिनना है, तो जहां तक लिखा हुआ है। देखो प्रश्न में ही इसका उत्तर है, कहां से शुरू करना है, जहां से लिखा हुआ है। कहां तक गिनना है, जहां तक लिखा हुआ है। तो कहां तक गिनना है, ऐश्वर्या तक, तो कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैटरीना व ऐश्वर्या के मध्य, तो आप कैटरीना को गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। आप ऐश्वर्या को गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। इनके बीच वाली बतानी है, तो कितनी महिलाएं हैं, 2। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये चारों महिलाएं खड़ी है, और आपको आपके खेत में काम करवाना है, लावणी करवानी है, और मैं कहूं कि भाई आप कैटरीना और ऐश्वर्या के बीच वाली महिलाओं को ले जाओ, तो आप कितनी महिलाओं को लेके जाओगे, 2 को। और मैं कहूं कैटरीना से ऐश्वर्या तक को ले जाओ, तो आप कितनी को लेके जाओगे, 4 को। ठीक, तो जहां से और तक लिखा हो, तो पहली को भी और लास्ट वाली को भी शामिल करना है, और जहां के बीच लिखा हो, तो पहली को भी शामिल नहीं करना, लास्ट को भी शामिल नहीं करना, उनके बीच वाली संख्याओं को शामिल करना है। तो ये तो आपके बाद में आपके हमेशा के लिए क्लियर हो गया। अब 51 से इसका मतलब 51 को लेना है, और 100 तक इसका मतलब 100 तक को लेना है। अब औसत ज्ञात करना है, तो पहली को लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 100 और 51 हो गए, 151, उसका आधा, तो 151 है, तो 100 का आधा 50, और 50 का आधा 25 हो गए 75, और 1 का आधा आधा, तो 75 और आधा हो गए 75.5। उत्तर जोड़ने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, या 100 और 50 हो गए 150, 150 और 1 हो गए 151। ठीक भाई, 100 और 51 हो गए 151, लेकिन मैं इसको टुकड़ों में जोड़ता हूं, 150 और 1, 150 का आधा 75, 1 का आधा आधा, तो 75 और आधा हो गए 75.5। इससे आपको भाग देने में आसानी हो जाएगी। अगला सवाल आप लिखेंगे, 51 तथा 100 के मध्य वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भी उत्तर वही आएगा। क्यों, क्योंकि 51 तथा 100 के मध्य वाली लेनी है, तो कहां से लेंगे, 52 से। और कहां तक चलना है,
तो 100 के मध्य वाली, इसको मतलब 100 को शामिल नहीं करना, 51 को भी शामिल नहीं करना, तो लास्ट कौन सी लेंगे 99, जोड़ेंगे तो 52 प्लस 99 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 151 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 75.5 उत्तर। अब प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड अगर आपको औसत पूछा जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। अब अगला सवाल लिखेंगे पूर्ण संख्या से रिलेटेड। आज आपका नंबर सिस्टम का रिवीजन भी हो रहा है और औसत भी हो रहा है, तो लिखेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सवाल लिखेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, और उससे अगला सवाल लिखेंगे प्रथम 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एक सवाल तो है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत और एक है प्रथम 10 तक। पहला सवाल है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बताइए पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है। खुद लिखा है कितना 0 से स्टार्ट होती हूँ, कितना 0 से स्टार्ट होती हूँ। आगे क्या आएगा तो खुद ने लिखा है 1 आएगा, इसका मतलब 0 1 2 फिर तो हम बता ही देंगे 3 4 5 ऐसे। अब मैं कहूं पहली पूर्ण संख्या, तो पहली का 1 आना चाहिए था, कितना आ रहा है 0, इसका मतलब 1 कम आ रहा है। मैं कहूं दूसरी पूर्ण संख्या, तो दूसरी का मतलब 2 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 कम आ रहा है। मैं कहूं तीसरी पूर्ण संख्या, तो 3 से 1 कम कितना 2। मैं कहूं चौथी पूर्ण संख्या, तो 4 से 1 कम 3। मैं कहूं पांचवी पूर्ण संख्या, तो 5 से 1 कम 4। ऐसे ही जितना मैं बोलता हूं उससे 1 कम होता है। क्यों, क्योंकि इस बार गिनती कहां से हो रही है 0 से, और 0 से गिनती होने के कारण से एक संख्या कम हो गई। भाई बोलने में तो हम पहली बोल रहे हैं, लेकिन हो गई कितनी 0 हो गई। एक एक कम लेना है, क्योंकि एक संख्या ये खा गई, ठीक। तो पहली 1 होती, लेकिन कौन हो गई 0, मतलब 1 से 1 कम हो गई। ऐसे ही मैं कहूं 50वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 50 से 1 कम करना है कौन 49। और मैं कहूं nवीं पूर्ण संख्या क्या होगी, तो n से 1 कम करना है n-1। तो ध्यान रखना पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होने के कारण से जितना हम बोलते हैं उससे 1 कम होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा 10 से 1 कम 9, ऐसे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन सब के बीच का अंतर समान है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो अंतर ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या में से पहली को घटाओ, 1 में से 0 को घटाओ 1 बचा, 2 में से 1 को घटाओ 1 बचा, 3 में से 2 को घटाओ 1 बचा, 4 में से 3 को घटाओ 1 बचा। मतलब जो दूसरे स्थान की उससे जस्ट पहले वाली संख्या को घटाओ तो अंतर आ जाता है। तो अंतर सब में समान है, बढ़ते क्रम में है, तो पहली को लास्ट को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4.5। अब इससे अगला सवाल है प्रथम 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये भी बड़ा आसान है, कैसे है देखेंगे। प्रथम का मतलब शुरुआत से, इसका मतलब शुरुआत 0 से होती है, तो 0 से लेना है और कहां तक लेना है, तो इस बार इसने कह दिया 10 तक लेना है। गिनती में 10 लेनी है तब तो 9, लेकिन 10 तक लेनी है, इसका मतलब 10 को ही लेना है। इसका औसत क्या हो जाएगा, तो पहली को लास्ट को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, औसत कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्याएं बीच में से पूछ ले तो देखो पूर्ण संख्या में और प्राकृत संख्या में फर्क क्या होता है। प्राकृत संख्या शुरुआत में 1 से शुरू होती है और उसके बाद में आगे चलती है, जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, बाद में तो दोनों सेम ही होती है। तो फर्क जो होता है वो केवल शुरुआत में है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, उसके बाद में सेम प्राकृत संख्या जैसी की जैसी ही है। तो अगर मैं बीच में से पूछ लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं। लिखेंगे एक सवाल 75 से 100, 75 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 75 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 75 से शुरू करना है 76 77 78 और कहां तक 100 तक औसत ज्ञात करना है। तो फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ये कितना हो गया 175/2,
175 का आधा करना है तो कर लेंगे, बहुत ही आसान है। देखो 170 का आधा हो गया कितना, 85, और 5 और है तो 2.5 और हो गया, 85 और 2.5 कितने हो गए, 87.5। उत्तर 180 होता तो 90, 5 कम है तो 2.5 कम कर दो उसका आधा, तो 87.5। कैसे ही कर लो, चाहिए आप जो मर्जी है वैसे ही कर लो, नहीं तो 2 का भाग देके वैसे ही कर लो। प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या, और ये मजेदार है, यहाँ पे सवाल गलत होने की संभावना थोड़ी सी रहती है। अब पूर्णांक संख्याएं है तो वो कहां से कहां तक चलती है। देखो पूर्णांक का मतलब पूर्ण है जो अंक, अब एक मैंने बताया पूर्ण संख्या। अब इन दोनों में फर्क क्या है, आपने देखा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव साइड में चल रही है, मतलब प्लस वाली संख्या इसमें शामिल है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। और कहां तक, प्लस के अनंत तक ये चलती है। तो ये पूर्णांक संख्याएं कौन सी होगी फिर, तो 0 के इस तरफ वाली जो संख्याएं हैं, मतलब निगेटिव संख्याएं हैं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो सारी संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। अर्थात 0 यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और प्लस के अनंत तक इस साइड देखें तो -1 -2 -3 -4, और कहां तक, माइनस के अनंत तक। तो माइनस के अनंत से लेके और प्लस के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती है। अब कभी कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन ये हो जाए कि पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक कौन सी है, तो दोनों में 0 0 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो ध्यान रखिए पूर्ण छोटा शब्द है, पूर्णांक बड़ा शब्द है। छोटे शब्द में केवल प्लस प्लस वाली ही आएगी, और बड़े शब्द में प्लस वाली तो आएगी आएगी, साथ में माइनस वाली भी आ जाएगी। तो ये तो होगी पूर्ण संख्याएं, और इधर वाली शामिल कर ले तो हो जाए पूर्णांक संख्या। तो छोटा नाम तो आदि संख्या, बड़ा नाम तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की संख्या, तो ये होगी पूर्णांक संख्या। अब कोई आपसे पूछे कि पहली पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी शुरुआत कहां से होती है, माइनस के अनंत से, और अनंत का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं क्या कि कौन सी संख्या है वो जो माइनस की अनंत है, तो नहीं बता सकते। तो आपको इस सवाल में, पूर्णांक वाले सवाल में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आप प्रथम 10 पूर्णांक संख्याएं बता ही नहीं सकते कहां से शुरू होती है। तो फिर सवाल कैसे आएगा, तो सवाल आएगा या तो ऐसे कि प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, उसको लिखना पड़ेगा कि धन पूर्णांक, मतलब पूर्णांक तो लेनी है लेकिन कौन सी, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर्स है केवल आपको वही लेने हैं, जो पॉजिटिव संख्या है आपको वही लेनी है। और या फिर ऐसे पूछेगा कि माइनस के 10 से लेके और प्लस के 20 तक की जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। तो लिखेंगे एक सवाल, प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन ए में 4.5, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 5.5, ऑप्शन डी में 6। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। सवाल ये है कि प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके पास में 1 मिनट का समय है, इसको सोल्व कीजिए। शायद सोल्व कर लिया होगा। अब मिलान कीजिए, देखो मैंने कहा धन पूर्णांक, तो अब आपके पास में कंफ्यूजन हो गया कि 0 से शुरुआत करनी है या फिर और किसी संख्या से शुरुआत करनी है। अगर 0 से शुरुआत करूं तो 1 से लेकर 9 तक तो ये हो गई, और 1 हो गया 0, और अन्य से शुरुआत करूं, जैसे 1 से शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 और 10 तक 10 संख्याएं लेनी है, तो लास्ट में आएगा 10। इसका औसत आएगा 4.5, इसका औसत आएगा 5.5, भाई 10 और 1 हो गया 11, 11 का हो गया 5.5। तो उत्तर क्या आएगा। अब आपकी दिक्कत हो गई कि भाई धन पूर्णांक संख्याएं लेनी है, तो ये जो 0 है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है।
तो आपने पढ़ा होगा कि जिसके कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। जैसे 5 लिखा, कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो 0 को क्या माने, पॉजिटिव माने कि निगेटिव माने? तो ध्यान रखिए, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जैसे 5 कबूतर थे, आपने जोर से किया धमाका तो पांचों उड़ गए। तो जैसे ही पांचों उड़ गए तो कितने बचे? तो उसी को तो आप कह रहे हैं 0 बचे। अब 0 बचे, इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि 5 थे, पांचों उड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। तो पॉजिटिव बचा ना निगेटिव बचा। तो ध्यान रखना, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो ना तो पॉजिटिव और ना निगेटिव, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो वो ना तो पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा। जैसे आप 5 में से 5 घटाओ, चाहे माइनस के 5 में से प्लस का 5 घटाओ, दोनों ही कंडीशन में 0 आएगा। तो 0 के कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो ध्यान रखना, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। साइड में कहीं लिख लो, 0 न तो पॉजिटिव और न ही निगेटिव। 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 निगेटिव नहीं होता है। तो भाई धनात्मक लेनी है, इसका मतलब है 0 को लेना है क्या? नहीं लेना। तो कहां से लेंगे? 1 से। 10 लेनी है तो कहां तक हो जाएगी? 10 तक। औसत होगा, पहली को लास्ट को जोड़ो और आधा कर दो। 10 और 1 हो गए 11। 11 का आधा कितना हो गया? 5.5। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल लिखेंगे, माइनस के 10 से प्लस के 10 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। माइनस 10 से प्लस 10 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। माइनस 10 से प्लस 10 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? क्या जोड़ेंगे या सीधा कर लेंगे? तो माइनस 10 से, तो देखो थोड़ा डिटेल से बताता हूं। माइनस 10 से शुरू करना है, प्लस के 10 तक चलना है। तो कहां कहां से संख्याएं आएगी? तो माइनस 10 आएगा, माइनस 9 आएगा, माइनस 8 आएगा, माइनस 7, माइनस 6, ऐसे ही कहीं 0 भी आएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे भी आएंगे, प्लस का 6 भी आएगा, प्लस का 7, प्लस का 8, प्लस का 9 और प्लस का 10 भी आएगा। इधर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 भी आएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, जनरली अगर सूत्र लगाऊं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो जैसे ही इनको जोड़ूंगा तो माइनस के 10 से प्लस का 10 कटेगा, माइनस के 9 से प्लस का 9 कटेगा, 8 से 8 कटा, 7 से 7 कटा, ऐसे ही करते करते 1 से 1 कटा, 0 बचेगा। तो इनका राशियों का योग कितना होगा? 0 बटे राशियों की संख्या कितनी हो गई? 21 संख्याएं। 0 में किसी का भी भाग दो, क्या आएगा? 0। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आपको ये तरीका यूज नहीं करना है। तो फिर कौन सा तरीका यूज करूं? तो मुझे पता है कि भाई इन सब में अंतर कितने कितने का है, एक एक का, चाहे संख्याएं ऋणात्मक हो चाहे संख्याएं धनात्मक हो। जब आपको अंतर ज्ञात करना हो तो आप दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ। दूसरी संख्या क्या है? -9। इसमें से घटाओ मतलब माइनस कर दो। किसको? माइनस के 10 को। तो ये किया माइनस का 10, ये तो आप माइनस का 9, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 10। 10 माइनस 9 कितना होता है? 1। तो अंतर तो आएगा प्लस का 1। तो इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, सब संख्याओं में कितने कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है। तो जब अंतर समान हो तो पहली को लास्ट को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, कट गया 0 बटे 2 कितना? 0। औसत भी कितना आ जाएगा? 0। अब एक सवाल और लिखेंगे, माइनस के 10 से प्लस के 20 तक, माइनस के 10 से प्लस के 20 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कि पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको लिख के काटना है कि डायरेक्ट करना है? तो ध्यान रखना, डायरेक्ट करना है। कैसे? क्योंकि अंतर कितने का हो जाएगा? एक एक का। तो पहली संख्या को लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, प्लस का 10 बच जाएगा और उसका आधा कितना होता है? 5। तो औसत आएगा प्लस का 5। क्या औसत ऋणात्मक भी आ सकता है? बिल्कुल। जैसे लिखेंगे एक सवाल, माइनस के 20 से माइनस के 10 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली को लास्ट को जोड़ेंगे, -20 -10 बटे 2,
कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ के भी कितना होता है, माइनस का। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30, माइनस के 30/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 15। अब ये औसत ऋणात्मक क्यों आया, क्योंकि माइनस के 20 और माइनस के 10 के ठीक मध्य में कौन आता है, माइनस का 15, और बीच वाली संख्या है वही क्या होती है, औसत। इस कारण से औसत है वो ऋणात्मक आया है। तो पूर्णांक संख्याएं आपके समझ में आ गई होगी, तो पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, पूर्णांक संख्याएं पढ़ ली। अब देखते हैं सम संख्याएं, और उसके बाद में देखेंगे विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं में बताने की जरूरत तो होगी नहीं शायद, तो लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, चलो बताना देखें। बताएंगे आप निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है, या सम संख्या है, ये आप बता दो कि कौन सी संख्या सम संख्या है। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में माइनस का 6, ऑप्शन सी में माइनस का 10, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, नोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी संख्या सम संख्या है, तो 0 है क्या सम संख्या। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि 0 सम संख्या है, 0 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। या फिर एक ऑप्शन और लिख देता हूं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी मतलब एबीसी, उपरोक्त सभी का मतलब है ए बी और सी, तीनों ही सम संख्याएं हैं। कितने लोग सोचते हैं कि उत्तर ई आएगा, कितने लोग ऐसे सोचते हैं। तो जो ये सोचते हैं वो अब मत सोचना, ध्यान रखिएगा, सम संख्याएं वो संख्याएं नहीं होती जिनमें 2 का भाग जाता है, गलत। सम संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। मैंने लाइन कही कि सम संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। अब बताओ प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक रहती है। इसमें 0 है क्या, प्राकृत संख्या में नहीं है। निगेटिव संख्या है क्या, नहीं है। अब इनमें से किन किन में 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 10। तो सम संख्याएं कौन सी होगी, केवल प्राकृत संख्याएं ही सम संख्याएं होती है। बाकी इधर वाली 0 और निगेटिव संख्याएं है वो सम संख्या नहीं होती है। इसी कारण से सबसे छोटी और पहली जो सम संख्या है वो 2 होती है, दूसरी सम संख्या 4 होती है, तीसरी सम संख्या 6 होती है, चौथी सम संख्या 8 होती है, पांचवी सम संख्या 10 होती है। तो आप बता सकते हैं 100वीं सम संख्या क्या होती है, 200, क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं उसका दुगुना आ रहा है। पहली बोला तो पहली का दुगुना 2, दूसरा बोला, भाई पहली का मतलब आपके दिमाग में आता है कि कोई छोटा बच्चा है वो क्लास पहली में पढ़ रहा है, पहली कक्षा में वो पढ़ रहा है, तो पहली का मतलब हुआ कि उसकी किताब पे लिखा हुआ है कक्षा 1, तो पहली का ये अर्थ आया। तो पहली शब्द कहते ही दिमाग में एक संख्या आती है, तो पहली सम संख्या तो 1 का दुगुना 2, पांचवी सम संख्या तो 5 का दुगुना 10, तो ऐसे ही कहूं 100वीं सम संख्या तो 100 का दुगुना 200, ऐसे ही कहूं n वीं सम संख्या तो n का दुगुना कितना होता है, 2n होता है। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम संख्याएं है वो 2 से शुरू होती है, और सम संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होती है। ध्यान दीजिए, वो प्राकृत संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, ना कि वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, नहीं, गलत। वो प्राकृत संख्याएं अर्थात पॉजिटिव संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो जोड़े के रूप में विद्यमान रहती है, जिनका पूरा पूरा जोड़ा बन जाए, तो जोड़े में कितने आते हैं, 2, 2 फिर 4 फिर 6, 6 के कितने 3 जोड़े, 8 के कितने 4 जोड़े, 10 के कितने 5 जोड़े, ऐसे जोड़े बन जाए तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती है। तो अब देखते हैं भाई सम संख्याओं से रिलेटेड सवाल, लिखेंगे सवाल। तो इसका उत्तर बताओ, सम संख्या क्या है, 0 है क्या, नहीं, -6 नहीं, -10 नहीं, उत्तर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई सी भी संख्या सम संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या नहीं होती, सम संख्या नहीं होती। तो 0 की एक अलग ही कहानी है। देखो, 0 पॉजिटिव है क्या, नहीं है, 0 निगेटिव है क्या, नहीं है, 0 सम संख्या है क्या, नहीं है। आगे भी देखो बताएंगे कि 0 क्या क्या नहीं है। तो इंतजार कीजिए, भी क्लास चल रही है और पढ़ेंगे भी। तो लिखेंगे एक सवाल, प्रथम
20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगला सवाल, प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहला सवाल है प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो 20 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 2 4 6 8 ऐसे 20वीं सम संख्या कौन सी होगी? तो 20 का दुगुना 40। औसत ज्ञात करना, तो पहली को लास्ट को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 42 का आधा कितना होगा? 21 उत्तर। अब यहाँ कहा 20 तक की सम संख्याओं का, तो 20 तक लेना, इसका मतलब है शुरुआत तो कहां से? 2 से, क्योंकि प्रथम का मतलब शुरुआत होता है, शुरुआत सम संख्याओं की 2 से होती है। तो 2 4 6 8 ऐसे लेके कहां तक लेना है? 20 तक लेना है। तो अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। औसत क्या हो जाएगा? तो पहली को अंतिम को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11 उत्तर। अब अगला सवाल लिखेंगे, 51 से 100 तक, 51 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 51 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। और उससे अगला सवाल लिखेंगे, 51 तथा 100 के मध्य आने वाली सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दो सवाल है, जल्दी से सोल्व करना, देखें। तो ये हो गया 51 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत। तो क्या हो जाएगा? कहां से शुरू करना है? 51 से। लेकिन क्या 51 सम संख्या है क्या? नहीं है। तो फिर कौन सी लेंगे? 52। तो 51 ले सकते हैं क्या? नहीं। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी? 52। 51 से और 100 तक ले सकते हैं अपन। 51 सम संख्या है नहीं, तो कहां से शुरू करेंगे? 52 से। फिर 54 56 कहां तक ले सकते हैं? तो इसने कहा 100 तक ले सकते हैं। तो 100 सम संख्या है क्या? बिल्कुल है, तो 100 को ले लेंगे। औसत निकालना है, पहली को लास्ट को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 52 का आधा 26, 100 का आधा 50, 26 और 50 हो गए 76 उत्तर। अब यहाँ पे लिखा हुआ 51 तथा 100 के मध्य आने वाली सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो मध्य जब लिखा हो तो 51 को ले सकते हैं क्या? नहीं। 100 को ले सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर किसको लेंगे? इनके बीच में आने वाली, मध्य में आने वाली सम संख्याओं को लेंगे। तो 51 को तो वैसे ही नहीं लेंगे, क्योंकि 51 तो वैसे ही सम संख्या नहीं है। और दूसरी बात, 51 को लेना ही नहीं है, तो कहां से लेंगे? 52 से। 52 54 56 कहां तक लेंगे? तो 100 तक ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 100 के मध्य वाली को लेनी है। तो 100 से ठीक पहले कौन आती है? 98। औसत ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 52 प्लस 98 और बटे 2। 98 में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया? 100, और फिर 50 जोड़ दो तो 150। 150 बटे 2 कितना होता है? 75। इस बार औसत कितना आया? 75। इसमें आया 76। तो दोनों सवाल अलग अलग है। 51 से 100 तक कहे तो 76, 51 तथा 100 के मध्य कहे तो 75। तो ध्यान रखना, के मध्य लिखा हो तो पहली को लास्ट को नहीं लेना है। से और तक लिखा हो तो जहां से लिखा है वहां से लेके जहां तक लिखा है वहां तक ले सकते हैं। तो ये हो गई भाई सम संख्या। बीच में से पूछ ले, शुरुआत से पूछ ले, आप आसानी से सरल कर पाएंगे। अगला अगला अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। तो लिखेंगे एक सवाल, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब थोड़ा सा देखते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो यही होती है 1 3 5 7। अब मैं पूछूं कि माइनस का 3 विषम संख्या है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम, और जिनमें नहीं जाता वो विषम। तो प्राकृत में से ही लेनी है, इसका मतलब पॉजिटिव ही लेनी है। तो 1 3 5 7 फिर 9 11 ऐसे लेनी है। अब एक बार देखना, देखो विषम और सम को एक साथ में पढ़ते हैं। सम संख्याएं कौन सी थी? 2 4 6 8 ऐसे थी। प्राकृत संख्याएं क्या थी? तो ये ऐसे थी, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। पहले मैंने सम संख्याएं आपको पढ़ाई तो सम संख्याएं ये है 2 4 6 8 10। तो जो बच गई वो विषम संख्या है 1 3 5 7 9। अब मैं कहूं पहली सम संख्या तो आई 2, पहली विषम संख्या तो आई 1, तो 2 से 1 कम है। देखो मैं कहूं दूसरी सम संख्या तो आई 4, मैं कहूं दूसरी विषम संख्या तो आई 3, 4 से 1 कम है। मैं कहूं तीसरी सम संख्या तो आई 6, मैं कहूं तीसरी विषम संख्या तो आई 5, 6 से 1 कम है। मतलब सम संख्या से एक एक कम होती है। कौन? विषम संख्या। सम संख्या 2 है तो विषम संख्या 1 है। जहां सम संख्या 4 है विषम संख्या 3 है। जहां सम संख्या 6 है विषम संख्या 5 है। जहां सम संख्या 8 है वहां विषम संख्या 7 है। अर्थात सम संख्या से ये हमेशा 1 कम होती है। तो सम संख्या क्या कैसे ज्ञात करते हैं? दुगुना कर दो। जैसे 100वीं सम संख्या तो दुगुना कर दो 200। तो 100वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो पहले दुगुना ज्ञात करके सम संख्या ज्ञात कर लो, उससे 1 कम कर लो। तो 100 का दुगुना 200, 200 तो आ गई सम संख्या, उससे 1 कम कर दो तो 199। तो हम लिखेंगे पहली विषम संख्या हो गई 1, क्योंकि पहली का मतलब 1, 1 का दुगुना किया तो आया 2, उससे 1 कम किया तो आया 1। दूसरी विषम संख्या हो गई 3, क्योंकि दूसरी में 2 का दुगुना हो गया 4, उससे 1 कम किया तो 3। तीसरी विषम संख्या हो गई 5, क्योंकि 3 का दुगुना किया 6, 6 से 1 कम हो गया 5। चौथी विषम संख्या हो गई 7, क्योंकि 4 का दुगुना 8, उससे 1 कम किया तो 7। पांचवी विषम संख्या हो गई 9, क्योंकि 5 का दुगुना 10, उससे 1 कम किया तो 9। छठवीं विषम संख्या हो गई 11, क्योंकि 6 का दुगुना 12, उससे 1 कम किया तो 11। ऐसे ही nवीं विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो n का पहले तो करेंगे दुगुना 2n, उससे 1 कम करेंगे तो 2n माइनस 1। तो nवीं विषम संख्या होती है 2n माइनस 1। मतलब जितना बोला उसका दुगुना करो और उससे 1 कम कर दो। अब आते हैं सवाल पे। लिखा हुआ है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कौन कौन सी हो जाएगी? 1 3 5 7 ऐसे। 25वीं कौन सी हो जाएगी? तो 25 का दुगुना करेंगे 50, उससे 1 कम करेंगे तो 49। औसत ज्ञात करने का तरीका, पहली को लास्ट को जोड़ो, आधा कर दो, कितना हो गया? 25 उत्तर। अब बीच में से पूछे तो भी ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे एक सवाल जैसे 75 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। कैसे? 75 से शुरू करना है, लिखा इसने तो 75, उसके बाद में 77, उसके बाद में 79, कहां तक? 100 तक। तो 100 लिख दो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 100 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो मुझे कौन सी लेनी है? 99, क्योंकि विषम संख्याएं लेनी है तो 100 विषम संख्या है नहीं तो मैं 100 तक लिख देता। तो कौन सी लिखूंगा? 99 लिखूंगा। अब औसत ज्ञात करना है तो पहली को और लास्ट को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 174/2, 174/2। तो 50 और 37 हो गए 87, उत्तर आ गया 87 उत्तर। तो सम संख्याएं भी पढ़ ली और विषम संख्याएं भी पढ़ ली। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई, सम हो गई और विषम संख्याएं हो गई। नंबर सिस्टम का रिवीजन भी हो गया थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अभाज्य संख्याएं देखो कुछ अलग ही टाइप की होती है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, या इनको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्राइम नंबर। इंग्लिश में एक ही नाम है प्राइम नंबर, हिंदी में खूब सारे नंबर नाम है इसके। अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, मूल संख्याएं, तो कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको हम अभाज्य गुणनखंड करने के काम में लेते हैं, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य गुणनखंड याद आ गए होंगे ऐसे। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 1000, इसके अभाज्य गुणनखंड करने तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, नहीं जाएगा तो 7 का देंगे, नहीं जाएगा तो
11 का देंगे, नहीं जाएगा तो 13 का देंगे। जिनका भाग हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के काम में लेते हैं, उन्हीं सारी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2, 2 के बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11। 9 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो आदत पड़ी रहती है 3, 5, 7, 9, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है। उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23, उसके बाद में 29। ऐसे आपको कम से कम जो 100 तक की अभाज्य संख्याएं है वो ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं 100 तक की वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुल आती है 25 अभाज्य संख्याएं। 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आपका खुद का होमवर्क है कि आप लिख लिख के देखेंगे कि वो 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है 100 तक। ठीक है, आपको खुद ध्यान होना चाहिए। अब यहां से एक सवाल देखते हैं, औसत में पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 11। इनका औसत ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन मैंने बताई बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि इनके बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। अंतर समान है क्या? 2 में 1 में 1 का अंतर, 3 में 5 में 2 का अंतर, 5 में 7 में 2 का अंतर, 7 में 11 में 4 का अंतर, 1 का अंतर, 2 का, 2 का, 2 का, फिर 4 का अंतर। तो अंतर समान नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में पहली को और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग नहीं दिया जा सकता है। तो क्या करेंगे? तो फिर भी नॉर्मल तरीका ही यूज करना होगा, राशियों का योग करके राशियों की संख्या का भाग देना होगा। तो अभाज्य संख्याओं में मात मत खा जाना, ध्यान रखना, इनको जोड़ के ही सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 और 3 और 5 और 7 और 11 इनको जोड़ेंगे और फिर 5 संख्या है तो 5 का भाग देंगे। जोड़ते हैं तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 11 हो गए 28। 28 में भाग देंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 5.6 उत्तर। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हो जाएगा 5.6। ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब मान लीजिए बीच में से पूछ ले 11 से लेकर 29 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो इनको जोड़ोगे और कितनी हुई उसका भाग दे दोगे। अभाज्य संख्या से रिलेटेड सवाल ऐसे ही आते हैं। अब अभाज्य संख्या हो गई, उसके बाद में कौन सी संख्याएं रह गई? कोई सी नहीं रही, क्योंकि सारी संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। अब नंबर आता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का और प्राकृत संख्याओं के घनों का। क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो पढ़ ली, लेकिन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ ले, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछ ले, तो कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आपको पता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का क्या सूत्र होता है? तो ये सूत्र होता है n+1/2। दूसरा सूत्र, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र देखो, इतना तो सेम, n+1। अब n की जगह करना है 2n, तो ये किया 2n+1। अब यहां पे देखना, देखो n को अगर मैं 1 मान लूं एक बार के लिए, तो n की जगह 1, तो ये 2+1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एक मैंने संख्या 3 है वो एक्स्ट्रा लिख दी इसके गुणनफल में। अब यहाँ ऊपर 3 लिखा तो नीचे भी 3 लिखूंगा, वो 3 गुणा होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये याद रखने का तरीका। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, इतना तो सेम, इसमें एक पद आएगा 2n+1। देखो जुड़ेगा तो एक ही, लेकिन 2n में जुड़ेगा। कंफ्यूजन रहता है कि n+2 आएगा या 2n+1 आएगा, तो ध्यान रखना +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे आएगा, सेम आएगा। यहाँ n है, यहाँ 2n है। अब n को अगर 1 मानूं तो ये 2 + 1 हो गया 3। ऊपर मैंने 3 से गुणा किया तो नीचे भी 3 का भाग देना पड़ेगा, ये 3 2 से गुणा होगा और कितना आ जाएगा? 6। तो ये तरीका हो गया याद रखने का। अब अगला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग का मतलब 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब। इसका क्या सूत्र होता है?
तो प्राकृत संख्याओं का जो योग का सूत्र है उसको लिख दो, फिर क्या करें, पूरे सूत्र का होल स्क्वायर कर दो। प्राकृत संख्याओं का जो योग का सूत्र है वो लिखो और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का सूत्र। अब हम पढ़ते हैं औसत में इसको कैसे काम में लेना है। तो सवाल लिखेंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। क्योंकि नॉर्मल तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये वाले सूत्र की जरूरत तो पड़ेगी नहीं औसत में, क्योंकि इसमें तो प्रथम n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे 10 तक लेनी है 10, तो कोई सूत्र लगाना ही नहीं, पहली को लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे देना। हमें केवल ये 2 सूत्र काम में लेने हैं। तो ये 2 सूत्र काम में लेने हैं, वर्गों का ज्ञात करना है। तो सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे के बट्टे में 6। इससे तो क्या आएगा, योग। तो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या से क्या आ जाएगा, औसत। औसत हो जाएगा राशियों का योग, इसमें भाग देना है राशियों की संख्या। कितनी राशियां, n से n कटेगा और ये इतना बच जाएगा। अब आपको ये सूत्र याद नहीं रखना है, आपको केवल ये सूत्र याद रखना है, उसमें n का भाग दे देना। जब एग्जाम में सवाल आए तो n का भाग दे देना। ऐसे याद करोगे तो बहुत ज्यादा सूत्र हो जाएंगे और आपको कम से कम सूत्र याद रखने हैं, और कम से कम सूत्र याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और सवाल सही होगा। तो ये हो गया n प्लस 1। अब मान रख दो इसमें क्या है, n का मान कितना, 10, 10 प्लस 1 फिर 2n, n का दुगुना, तो 10 का दुगुना कितना, 20 प्लस 1 और बट्टे में 6। इसको सरल आप खुद कर लेना, 11 और 20 प्लस 1 हो गए 21 और बट्टे 6, उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। अब अगर बीच में से पूछ लिया जाए तो भी देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। अगला आप लिखेंगे 20 से 30 तक, 20 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 20 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। आपको लेना है 20 से कहां तक, 30 तक। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले 1 से 30 तक का ज्ञात कर लेता हूं योग, उसमें से घटा देता हूं 1 से कहां तक, 20 तक या 19 तक। आपको 20 से 30 तक, इसका मतलब 20 को रखना है, तो 20 से पहले कौन आया, 19, 1 से 19 तक योग को गठा देना है। 1 से 30 तक योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे के बट्टे में 6। यही सूत्र इसमें काम में लेना है। यहाँ पे n का मान कितना, 30, 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31, 30 का दुगुना 60 प्लस 1 कितना हो गया, 61, पूरे के बट्टे में कितना हो गया, 6 माइनस 1 से 19 तक n का मान कितना हो गया, 19, 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20, 19 का दुगुना 38 प्लस 1 कितना हो गया, 39 बट्टे 6। काटा पीटी कर लो, 6 से कट गया कितनी बार, 5 बार। 6 से काटा तो 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 13 बार, 2 से काटा 10 बार। अब इसको गुणा कर लो, 5 गुणा 31 गुणा 61, 5 गुणा 31 गुणा 61, इसमें से घटा देंगे 19 गुणा 13 गुणा 10 को, 19 गुणा 13 गुणा 10, ये तो क्या आ जाएगा, राशियों का योग। अब आपको ज्ञात करना है औसत। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। औसत ज्ञात करना है तो ये होगा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग यहां से आ जाएगा, आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है।
तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। बटे राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखना 20 से 30 तक 10 राशियां हैं कि 11 राशियां हैं। तो ध्यान रखना 11 राशियां हैं। कैसे हैं 11 राशियां? क्योंकि 21 से 30 तक होती है 10, तो 21, 22, 23, 24 से आपको लेना कहां से? 20 से, इसका मतलब कितनी हो गई? 11 संख्याएं होगी। तो राशियों की संख्या कितनी होगी? 11। तो इसमें भाग देंगे किसका? 11 का, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कैलकुलेशन, ये खुद कर लेना। अगला सवाल लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं के अगर घनों का औसत पूछ लिया जाए तो कैसे सोल्व करते हैं? वैसे आपके समझ में आ गया होगा, सूत्र रखना और कुछ नहीं करना। तो लिखेंगे एक सवाल, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। तो कितनी लेनी? 15। घनों का औसत ज्ञात करना, तो पहले घनों का योग ज्ञात करना होगा। योग का सूत्र n+1/2 और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर, तो आएगा घनों का योग। n का मान कितना? 15। 15 + 1 कितना? 16। बट्टे में कितना? 2। पूरे का क्या करना? होल स्क्वायर। 2 से कट गया कितनी बार? 8 बार। 15 अंटे कितना? 120। इसका होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। एक बिंदी का स्क्वायर 2 बिंदी। 14,400। ये क्या आ गया? योग। तो 14,400 आ गया राशियों का योग। इसमें आपको राशियों की संख्या का भाग देना है। इसमें जब औसत ज्ञात करेंगे तो भाग देंगे राशियों की संख्या का। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। राशियों का योग कितना? 14,400 बट्टे राशियों का योग कितना? राशियों की संख्या कितनी? 15। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आप यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको 15 का भाग देना है, इस कारण से आप कैलकुलेशन छोटी कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे राशियों का योग करना था, तो 15 गुणा 8 और इसका पूरे का होल स्क्वायर करना था, तो इसको ऐसा ही रहने दो 15 गुणा 8, क्योंकि बट्टे में फिर औसत ज्ञात करेंगे तो 15 का भाग भी देना होगा। इस 15 से 15 को काट दीजिए। ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 15 अंटे 120, 12 अंटे 96 हो जाएगा 960, और 15 अंटे 120 था ही, और 12 अंटे 96, तो 960 आ जाएगा उत्तर। एक सवाल और देखते हैं, बीच में से देख लेते हैं, और फिर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। आपके संख्याओं से रिलेटेड सारे औसत के सवाल हो चुके हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कल लेवल 2, औसत में ही पढ़ेंगे लेवल 2। तो लिखेंगे आज का लास्ट सवाल, और ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप खुद सवाल सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेजेंगे। जो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा उसको गुड मिलेगा। लिखेंगे आज का लास्ट सवाल, बीस से 30 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। क्या होगा? तो हिंट में आपको दे देता हूं, पहले आपको योग ज्ञात करना है। कहां से? 1 से और कहां तक? 30 तक का। इस योग में से, किसके योग में से? घनों के योग में से घटाना है 1 से कहां तक? 20 तक या 19 तक? तो 19 तक। किसका योग? घनों का योग। और यहां पे भी जो योग है वो किसका है? घनों का योग। इसको घटा देना और फिर औसत ज्ञात करो, तो राशियों का योग आ जाएगा बट्टे राशियों की संख्या। 20 से 30 तक कितनी राशियां? तो 11 राशियां। अब इसका उत्तर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अर्थमेटिक है वो, मेरा पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग ही है। आपको कम से कम सूत्र में आप देखेंगे कि जब परसेंटेज वगैरह पढ़ेंगे
तो बिना किसी सूत्र के आप परसेंटेज सोल्व कर लोगे। आप बेसिक तरीके से मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि अर्थमेटिक में आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपके जो भी मित्र हैं, भाई बहन है छोटे, उनको आप जरूर बताएंगे और क्लास को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है, ताकि मैं और ज्यादा अधिक मोटिवेशन से आपको पढ़ा पाऊँ। और इस क्लास के अगर आपको प्रैक्टिस सवाल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आप लिखेंगे प्रेम मैथ्स फैक्ट्री, आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। और वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए कुछ सवाल है औसत के, वो उस पे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं। आप वहां से जाके और इन सवाल को भी सॉल्व करें। आपको ये जो सवाल है वो हर टाइप के एक सवाल लिखे गए हैं। अगर आप ये सारे सवाल सोल्व कर लोगे आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरा जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा।